थिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और कैबिनेट मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। तो आज हम देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए मंत्री परिषद, जिसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि संसद में बैठते हैं। संसद में 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं, जिनमें सबसे पहले होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री। या किसी विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं जो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी कि किसी भी विभाग का अगर कोई कैबिनेट मंत्री है, समझ लीजिए वो उस विभाग का सबसे बड़ा मंत्री है, यानी सर्वोच्च मंत्री वो उस विभाग का है। जैसे उदाहरण के लिए प्रेजेंट में मान लीजिए कि रेलवे विभाग, इसके जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव जी। ये रेलवे से संबंधित सारे नियम कानून और सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि जो रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये सबसे बड़े मंत्री हैं रेलवे विभाग के। उसके बाद है राज्य मंत्री, या कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। कहने का मतलब है कि कैबिनेट मंत्री को अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो राज्य मंत्री ही उनको सहायता देंगे। या फिर मान लीजिए कोई काम वगैरह है, वो भी सारा कुछ मतलब राज्य मंत्री जी ही संभालेंगे। कि अगर कोई आदेश दिया कैबिनेट मंत्री जी ने कि आप ऐसा कीजिए, तो राज्य मंत्री ही उनको सहायता देंगे। यानी एक हिसाब से उनका असिस्टेंट मान के चलिए, उनको सहायता देने के लिए। उसके बाद अगले हैं हमारे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यदि किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग का राज्य मंत्री विभाग का सभी कार्य देखता है। तो इस परिस्थिति में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। देखिए, इसके पहले जो राज्य मंत्री जी थे वो कैबिनेट मंत्री के सहायक थे, यानी कि उनकी सहायता करते थे काम में। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश कैबिनेट मंत्री जी अनुपस्थित हैं, उनकी मृत्यु हो गई, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, मतलब किसी भी कारण से अनुपस्थित हैं, तो उस विभाग के जो राज्य मंत्री होंगे उन्हीं को कुछ समय के लिए कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। वो ही उस विभाग के सारे नियम कानून बनाएंगे, सभी फैसले लेंगे। तो इस अवस्था में जो राज्य मंत्री जी होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद देख लीजिए अगला है हमारा चौथा उप मंत्री। या छोटे स्तर का मंत्री होता है या राज्य मंत्री का सहायक होता है। यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं उनको भी सहायता लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही ना। तो जो उप मंत्री होते हैं वही होते हैं राज्य मंत्री के सहायक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए कि जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्वतंत्र प्रभार देखा था जो राज्य मंत्री को मिलता था, यानी कि अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो उनकी जगह पे राज्य मंत्री काम करेंगे तो उसे स्वतंत्र प्रभार बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार कहा गया है। अतिरिक्त का तो अर्थ ही होता है एक्स्ट्रा, और यहाँ तो भार दिया ही है, यानी अतिरिक्त भार, एक्स्ट्रा भार दे दिया जाए। मान लीजिए कि आपको कोई एक काम करना है, उसी समय आपको एक और काम कर दिया जाए, यानी आपके ऊपर अधिक भार पड़ गया है, एक्स्ट्रा भार पड़ गया है। तो उसी तरह अगर किसी विभाग को, कोई एक विभाग है उसको किसी दूसरे विभाग के का जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। अतिरिक्त प्रभार से आप समझ ही सकते हैं कि एक्स्ट्रा भार। उसके बाद है सुपर कैबिनेट। अर्थशास्त्री के संथानन, इनका नाम याद रखिएगा, के संथानन ने नीति आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है, और नीति आयोग का ही पुराना नाम योजना आयोग था। इन सब कैबिनेट्स के अलावा एक और होता है जिसे किचन कैबिनेट बोलते हैं। तो देखिए, जो मंत्रियों के फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हीं को किचन कैबिनेट कहते हैं। और अब देख लेते हैं हमारा मंत्रिमंडल, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही आते हैं। यानी कि इसके पहले जो मंत्री परिषद था इसमें सभी आते थे, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उसमें सब आते थे मंत्री परिषद। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, और उसके अलावा जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं वो आते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 में है। देखिए, जब हम आपको राष्ट्रीय आपात पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो मंत्रिमंडल के ही लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाएंगे।
तो वहीं पे सर्वप्रथम मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा हुई है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मंत्रिमंडल की शब्द की चर्चा सर्वप्रथम किस अनुच्छेद में है। उसके बाद अब पॉइंट्स देख लीजिए। मंत्रिपरिषद में विभाग का वितरण प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार से ही होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, लेकिन अब जो बाकी के मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं, इन सब की नियुक्ति जो राष्ट्रपति जी हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। प्रधानमंत्री जी जिसको बनाना चाहेंगे, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री, उन्हीं को राष्ट्रपति जी बनाएंगे। उसके बाद है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन वह लोकसभा में ही बैठेगा और मतदान के समय राज्यसभा वाला मंत्री अपने सदन में चला जाएगा। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन बैठेंगे लोकसभा में ही। और जब वोटिंग का टाइम आएगा, मान लीजिए कोई बिल पास करवाना है और उस पर वोट डालना है, तो अगर जो राज्यसभा वाला मंत्री लोकसभा में बैठा है तो वो वोट डालने के लिए राज्यसभा में चला जाएगा। यानी वोटिंग वो अपने ही सदन में करेंगे, जिस सदन के वो मंत्री हैं उसी सदन में करेंगे, लेकिन बैठेंगे लोकसभा में ही। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, वो थे राज्यसभा के सदस्य, लेकिन प्रधानमंत्री होने के कारण और कैबिनेट मंत्री होने के कारण वो लोकसभा में बैठते थे। लेकिन अगर उन्हें किसी बिल पर मत देना है, वोटिंग देनी है, तो वो राज्यसभा में चले जाते थे वोट देने के लिए। उसके बाद अगला देख लीजिए। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है अतः प्रधानमंत्री के पद त्याग अथवा उनकी मृत्यु पर मंत्रिमंडल भंग नहीं हो जाता, किंतु लोकसभा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है किंतु लोकसभा भंग नहीं होती। यानी कि मान लीजिए किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, तो जो मंत्रिमंडल होता है उसको नियुक्त किसने किया था? राष्ट्रपति जी ने, लेकिन सलाह किसकी ली थी? प्रधानमंत्री की। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ही नहीं है तो उनका मंत्री परिषद भी भंग हो जाता है। लेकिन जो लोकसभा है वो भंग नहीं होती, बल्कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री थे उसी पार्टी के किसी और मेंबर को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री बना देते हैं। देखिए, लोकसभा तभी भंग होगी जब सरकार अपना बहुमत खो दे। यानी कि जो लोकसभा है उसको भंग करने की केवल एक ही कंडीशन है कि सरकार अपना बहुमत खो दे, और उसके अलावा अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को सलाह दे दे कि लोकसभा भंग कर दीजिए, तभी लोकसभा भंग होगी। यानी कि दो ही कंडीशन पर लोकसभा भंग होगी। पहली, या तो सरकार अपना बहुमत खो दे, दूसरी या फिर राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री सलाह दे दें कि हमें लोकसभा भंग करनी है। इन्हीं दो कंडीशन में लोकसभा भंग होगी, वरना लोकसभा भंग नहीं होगी। केवल जब उसका 5 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद ही लोकसभा भंग होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की शक्तियां देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी योजना आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि ये जितने भी मंडल आयोग हैं इन सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। मोर्ले नामक विद्वान ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में सबसे श्रेष्ठ कहा है। कहने का अर्थ ये है कि समकक्ष यानी जो साथ रहने वाले हैं, जो समान क्लास में हैं, लेकिन एक क्लास में होने के बावजूद भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि देख लीजिए, जैसे अन्य सांसद वगैरह होते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी सीट से जीत कर ही संसद में पहुंचते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री जी भी किसी न किसी लोकसभा सीट से ही जीतकर संसद में गए हैं। लेकिन उनका लेवल उनको प्रधानमंत्री जब बना दिया जाता है तो वो एक हिसाब से अपने सब समकक्षों में श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि है तो बराबर ही। कहीं न कहीं के लोकसभा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, लोकसभा सीट से वो भी जीत के आए हैं, लेकिन अपने सब समकक्षों में वो श्रेष्ठ हो जाते हैं प्रधानमंत्री बनने के कारण। उसके बाद है उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी के बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यानी कि इसके बारे में संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया कि भारत के कोई उपराष्ट्रपति होंगे। इनका उप प्रधानमंत्री तब बनाए जाते हैं, इसके लिए राजनीतिक उद्देश्य से ही उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं।
जब पीएम देश के बाहर होते हैं तो प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रहता है। यानी कि जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, इनको संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि भारत के उप प्रधानमंत्री होंगे, बल्कि अगर किसी को थोड़ा बहुत खुशी देनी है तो उसी को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है कि ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी देश में नहीं होंगे तो आप उनका कार्यभार संभाल लीजिएगा। अन्यथा अगर मान लीजिए कि भारत का उप प्रधानमंत्री कोई नहीं भी है तो उस टाइम पे जो देश का कार्यभार होता है वो गृह मंत्रालय ही संभालता है। यानी देश का जो सारा नियंत्रण होता है वो गृह मंत्रालय के पास ही होता है। तो देख लीजिए, एक हिसाब से देखा जाए तो चाहे उप प्रधानमंत्री जी हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश वैसे ही चलेगा। ये केवल किसी को थोड़ा बहुत दिलासा देने के लिए ही उप प्रधानमंत्री का पद बनाया जाता है। और अभी तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।